गोलू पूरी तहसील का इकलौता ऐसा नमूना था जो जून की गर्मी में भी मोजे पहनकर सोता था। जहां लोग पंखे की स्पीड 5 पर रखते, गोलू रजाई के अंदर ऐसे घुस जाता जैसे कछुआ अपने खोल में। उसकी इस बर्फीली तासीर के चर्चे दूर दूर तक थे। दोस्त उसे चिढ़ाते हुए कहते, ओए गोलू, तू धरती पर गलत लैंड हो गया भाई। तुझे तो पेंगुइन के साथ अंटार्कटिका में होना चाहिए था। गोलू तुनक कर जवाब देता, अरे तुम लोग क्या जानो, मेरे शरीर का थर्मोस्टेट थोड़ा नाजुक है। और वैसे भी सावधानी हटी सर्दी घटी, मतलब सर्दी लगी। माँ, आज रात को अदरक वाली चाय 3 बार देना, हवा में थोड़ी नमी लग रही है। उसकी माँ माथा पीट लेती, अरे कल मुहे, बाहर लू चल रही है। लू, तुझे नमी कहाँ से दिख रही है? डॉक्टर को दिखा लूं या किसी तांत्रिक को, समझ नहीं आता। लड़की वाले देखने आएंगे तो क्या कहेगा कि मुझे दहेज में एसी नहीं हीटर चाहिए। शादी की बात पर गोलू शर्मा जाता। माँ, लड़की बस ऐसी हो जो मेरी रजाई न छीने, बाकी सब चलेगा। कहते हैं ना, रब ने बना दी जोड़ी। लेकिन गोलू के मामले में रब ने शायद थोड़ा मजाक कर दिया। उसका रिश्ता तय हुआ सुमन से। सुमन बहुत ही सुशील और सुंदर थी, लेकिन समस्या वो नहीं थी। समस्या थी उसका गांव, हिमखंड। नाम से ही जाहिर था, वो गांव किसी फ्रीजर से कम नहीं था। वो पहाड़ियों के बीच ऐसी जगह बसा था जहां सूरज भी शायद दोपहर 12 बजे हाजिरी लगाने आता और 2 बजे भाग जाता। वहां के लोग लोहे के चने चबाने वाले माने जाते थे। उनका मानना था कि ठंड से लड़ने के लिए स्वेटर नहीं, जिगर चाहिए। गोलू की शादी का दिन आया। गोलू ने शेरवानी के नीचे 2 थर्मल कोट और 3 बनियान पहन रखी थी। बारात जब हिमखंड पहुंची तो शाम होते होते तापमान लुढ़कने लगा। जहां गोलू के दांत किटकिटा रहे थे, वहीं गांव के बच्चे निक्कर पहनकर बर्फ के गोलों से खेल रहे थे। सुमन को पहली बार देखकर गोलू अपनी कपकपी भूल गया। वो सचमुच सुंदर थी, लेकिन गोलू के मन में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई इम्तिहान सिर पर खड़ा हो। विदाई के वक्त सुमन के पिता कड़क मिजाज वाले ठाकुर जोरावर सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए ऐलान किया, बारात विदा हो सकती है, लेकिन हमारे जवाई राजा अभी 15 दिन यहीं रहेंगे। उनको अभी अपनी मर्दानगी का सबूत भी तो देना है। गोलू के पिता रामशरण जी हक्के बक्के रह गए। अरे समधी जी, ये क्या कह रहे हैं? दामाद जी यहाँ क्यों रुकेंगे? जोरावर सिंह हंसे, आवाज में बादलों जैसी गरज थी। लगता है बिचौलिए ने आपको बताया नहीं। हमारे हिमखंड की एक प्राचीन परंपरा है, पवन परीक्षा। शादी के बाद दामाद को ये साबित करना होता है कि वो हमारी नाजों से पली बेटी की रक्षा कर सकता है। उसे 15 दिन हमारे पुश्तैनी खुले बरामदे में रात गुजारनी होगी, खुले आसमान के नीचे, ताकि प्रकृति और वो एक दूसरे को जान सकें। गोलू को लगा जैसे किसी ने उसकी पीठ में बर्फ की सिल्ली डाल दी हो। खुले बरामदे में? अंकल, मेरा मतलब ससुर जी, रजाई तो मिलेगी ना? रजाई? अरे जवाई जी, रजाई तो कमजोरों का सहारा है। आपको मिलेगी हमारी खादी की चादर, बस। और साथ में अलाव जलेगा, पर वो भी 10 फीट दूर। गोलू के तो प्राण सूख गए। उसने अपने पिता की तरफ देखा, लेकिन वो बेबस थे। बिचौलिए की गलती की सजा अब गोलू को भुगतनी थी। बारात लौट गई और गोलू को बलि का बकरा बनाकर छोड़ दिया गया। पहली रात किसी युद्ध से कम नहीं थी। गोलू खुले बरामदे में खटिया पर लेटा था। हवा ऐसी चल रही थी जैसे कोई अदृश्य चाकू चला रहा हो। हे भगवान, ये हिमखंड नहीं, यमखंड है। सुमन, ओ सुमन! गोलू ने दबी आवाज में पुकारा। सुमन, जो घर के नियमों से बंधी थी, खिड़की से झांक रही थी। जी सुनिए, आप हिलिए मत, पिताजी देख लेंगे तो परीक्षा फेल मानी जाएगी। अरे यार, खून जम गया तो मैं ही फेल हो जाऊंगा, मतलब निपट जाऊंगा। तुम्हारे गांव वाले इंसान हैं या पोलर बियर? अगली सुबह जब गोलू उठा तो वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसका शरीर धनुष की तरह मुड़ गया था। ठाकुर जोरावर सिंह ने उसकी पीठ थपथपाई, जिससे उसे लगा कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है। शाबाश, पहली रात पार कर ली। अभी 14 रातें और बाकी हैं। शेर हो तुम, शेर। गोलू मन ही मन बोला। शेर नहीं, मैं जमी हुई कुल्फी हूँ। अब गोलू ने दिमाग लगाया।
सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। दूसरी रात उसने विज्ञान का सहारा लिया। सबके सामने उसने अपना फोन निकाला और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे बाप रे! हेलो, मौसम विभाग, क्या कहा? हिमखंड के ऊपर ओजोन परत में छेद हो गया है। आज रात को कॉस्मिक किरणें गिरेंगी। जो बाहर सोएगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। वो दौड़कर जोरावर सिंह के पास गया। ससुर जी, अभी अभी नासा की खबर आई है। आज रात खुले में सोना खतरनाक है। हम सबको बंकर में मतलब कमरे में सोना चाहिए। जोरावर सिंह ने आसमान की तरफ देखा। बेटा, ये नासा वासा शहर में चलता होगा। हमारे यहाँ तो जब तक दादाजी के घुटने में दर्द ना हो मौसम नहीं बदलता। तुम जाओ, अपनी खटिया संभालो। ओजोन परत हमसे डरती है, हम उससे नहीं। प्लान ए फेल। तीसरी रात गोलू ने अंधविश्वास का कार्ड खेला। आधी रात को जब सब सो रहे थे, गोलू ने एक सफेद चादर ओढ़ी और अजीब अजीब आवाजें निकालने लगा। मैं इस घर का पूर्वज हूँ। मेरे वंशज को ठंड लग रही है। उसे अंदर बुलाओ वरना मैं श्राप दे दूंगा। गांव के चौकीदार ने उसे देख लिया। अरे ठाकुर साहब, जागिए, बरामदे में कोई सफेद साया है। पूरा घर लाठियां लेकर बाहर आ गया। कहाँ है भूत? आज तो इसकी खैर नहीं, हमें डराता है। कहाँ छुप कर बैठा है? जोरावर सिंह ने ललकारा। गोलू घबरा गया। अगर पकड़ा गया तो लाठियां पड़ेंगी। इससे अच्छा तो ठंड से मरना बेहतर है। उसने तुरंत चादर फेंकी और खटिया के नीचे दुबक गया। अरे दामाद जी, आप नीचे क्यों हैं? वो ससुर जी, मैं भूत को भगा रहा था। डर के मारे भाग गया वो। वाह, देखा हमारे दामाद की बहादुरी। अब तो तुम्हें इनाम में 1 हफ्ता और यहीं सोना चाहिए। गोलू ने अपना सिर पीट लिया। प्लान बी बुरी तरह बैकफायर कर गया था। दिन बीतते गए और गोलू का वजन 5 किलो कम हो गया, सिर्फ कांपने में कैलोरी बर्न करके। लेकिन 11वीं रात को मौसम ने सचमुच करवट बदली। आसमान काला पड़ गया और बर्फीली आंधी शुरू हो गई। तापमान माइनस में चला गया। गोलू की हालत खराब थी। उसकी जुबान तालू से चिपक गई थी। लेकिन इस बार सिर्फ गोलू नहीं कांप रहा था। आंधी इतनी तेज थी कि घर की खपरेल उड़ने लगी थी, खिड़कियां खड़खड़ाने लगी थीं। तभी अंदर से रोने की आवाज आई। सुमन का छोटा भाई पिंकू, जो अपनी मर्दानगी दिखाने के चक्कर में पिता की देखा-देखी कम कपड़ों में घूमता था, बेहोश होकर गिर पड़ा था। उसे तेज बुखार चढ़ गया था। साथ ही ठाकुर जोरावर सिंह की बूढ़ी माँ यानी दादी की सांसें उखड़ने लगी थी। ठंड ने उनकी हड्डियों को जकड़ लिया था। गोलू समझ गया कि अब नाटक का वक्त नहीं है। वो अपनी परीक्षा छोड़कर अंदर भागा। ससुर जी, एम्बुलेंस को फोन किया? फोन नहीं लग रहा बेटा, नेटवर्क गया और गाड़ी का डीजल जम चुका है। जोरावर सिंह पहली बार घबराए हुए दिखे। उनका शेर वाला गुरूर कांप रहा था। गोलू ने तुरंत कमान संभाली। सब लोग एक कमरे में इकट्ठा हो जाओ, जल्दी। उसने घर के सारे पर्दे नोच लिए और खिड़कियों की दरारों में ठूंस दिए। सुमन, रसोई से गर्म पानी लाओ। साले साहब, वो अंगीठी अंदर कमरे में लाओ, धुआंदान के नीचे रखना। जोरावर सिंह चिल्लाए। लेकिन परंपरा? भाड़ में गई परंपरा। गोलू पहली बार चिल्लाया। उसकी आवाज में इतनी गर्मी थी कि ससुर जी चुप हो गए। आपकी परंपरा के चक्कर में आज घर के 2 लोग चले जाएंगे। इंसान परंपरा के लिए नहीं, परंपरा इंसान के लिए होती है। जल्दी हाथ रगड़िए दादी माँ के तलवों पर। गोलू, जिसे सब डरपोक और ठिठुरने वाला समझते थे, उस रात किसी मशीन की तरह काम कर रहा था। उसने पिंकू को अपनी जैकेट और वो थर्मल बनियान पहना दी जो उसने छिपा रखी थी। उसने दादी माँ के पास आग जलाई और पूरी रात जागकर सबको काढ़ा और सूप पिलाता रहा। उसने अपनी रजाई और कंबल सबको उड़ा दिए और खुद सिर्फ एक स्वेटर में दौड़ता रहा। सुबह होते होते तूफान थमा। डॉक्टर गांव में पहुंच पाए। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, ठाकुर साहब, अगर आज रात इनको सही समय पर गर्मी नहीं मिलती और प्राथमिक उपचार नहीं मिलता तो पिंकू और माथाजी दोनों को निमोनिया ले डूबता। किसने इनकी जान बचाई? कौन है वो महान इंसान? सबकी नजरें गोलू पर टिक गई, जो अब सोफे के कोने में पड़ा फिर से कांप रहा था। अरे भाई, कोई हीटर तो चला दो अब। तूफान गया, मेरी बैटरी भी जाने वाली है। बहुत जोर से ठंड लग रही है। जोरावर सिंह की आंखों में आंसू थे। वो आगे बढ़े और गोलू को गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं पत्थर को हीरा समझकर परख रहा था, जबकि असली हीरा तो तुम हो। मेरी झूठी शान ने आज मेरे परिवार को मार ही डाला होता। तुम सही थे,
सर्दी से लड़ना कोई बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। फिर वो गांव वालों की तरफ मुड़े। सुनो सब लोग, आज से पवन परीक्षा बंद। आज से नया नियम है, जो भी दामाद आएगा उसे सबसे पहले रजाई और गर्म दूध मिलेगा, समझ गए? पूरे गांव ने तालियां बजाईं। सुमन ने प्यार और गर्व से गोलू की तरफ देखा। अगले दिन जब गोलू और सुमन विदा हो रहे थे तो गोलू की गाड़ी में दहेज के सामान के साथ साथ एक चीज और रखी गई थी, हिमखंड का सबसे बड़ा और सबसे महंगा रूम हीटर जो खुद ससुर जी ने गिफ्ट किया था। गोलू ने शीशा नीचे किया और मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, अगली बार आऊं तो जून में ही बुलाना, वरना मैं तो वीडियो कॉल पर ही आशीर्वाद ले लूंगा। गाड़ी धूल उड़ाती हुई निकल गई और पीछे छोड़ गई एक बदलता हुआ गांव और एक नई कहानी, ठिठुरते गोलू की गर्माहट।